हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन। हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके एनडीए में, आपके सीडीएस में और एफकेट तीनों में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्ले करते हैं। आज जो ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स एक डेवलपिंग कंट्री का आपका एक समूह है जो इस समय पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उसके लिए एक मुसीबत आपका बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो आपकी पॉलिटिक्स है उसमें ग्लोबल साउथ का राइज आपका हो रहा है और ग्लोबल साउथ के इस राइज में कहीं ना कहीं ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिक्स में जो आपकी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स का जो सुझाव था 2009 में ये शुरू हुआ था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका आपको जुड़ा और ये ब्रिक्स हो गया है। अब हम ये देखते हैं कि लगातार इसमें ऐसे देश हैं जो डेवलपिंग आपके नेशंस हैं जिनके मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। चाइना की जो पॉपुलेशन है और जो इंडिया की पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है आपके वर्ल्ड में, तो ऑलरेडी ये बड़े मार्केट्स हैं। इसके साथ साथ हमारी जो स्टेबल इकोनॉमी है वो हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पॉइंट भी आपका बनाती है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये ब्रिक्स आपका अलायंस है इसमें दो नेशन ऐसे हैं जो एंटी अमेरिका है या अपोजिट ऑफ अमेरिका है। एक है आपका रशिया, दूसरा है आपका चाइना। अब बड़े बाजार होने की वजह से ब्रिक्स में हर कोई व्यक्ति अपनी एंट्री करना चाहता है, एक स्टेबल स्थान आपका ब्रिक्स में आपका प्राप्त करना चाहता है। खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बाईपोलर जो आपकी कंट्रीज का इस समय हमें सिस्टम नजर आता है उसमें दो धड़े आपके बनते हुए नजर आते हैं। एक आपका अमेरिका लेड अलायंस है जिसमें यूरोपियन यूनियन वगैरह आपके एंट्री हो जाते हैं। दूसरा आपका रशिया लेड अलायंस है जिसमें ब्रिक्स जैसे नेशन, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशन आपके देखने को मिलते हैं। तो ब्रिक्स जो है इस समय धीरे धीरे आपका पावर को गेन कर रहा है। ब्रिक्स जो आपकी कंट्रीज हैं ये ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। थोड़ा जानते हैं ब्रिक्स जो एक्रोनिम है ब्रिक्स का, वो एक्चुअल में 2001 में जो इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील उनके द्वारा आपका दिया गया था, जिसमें आप ये देखें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना का नाम आपका दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो आपके देश हैं ये पूरे वर्ल्ड का एक सिग्निफिकेंट शेयर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साथ के साथ इसमें प्रोडक्शन और पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट शेयर प्रेजेंट करते हैं। तो जो ब्रिक्स है ये 2001 में जिम ओ'नील के द्वारा दिया गया था। जिम ओ'नील गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे और ब्रिक्स ने जो है आपका काम करना स्टार्ट किया G8 आउटरीच समिट के दौरान 2006 में। इसकी पहली समिट जो थी रशिया में हुई थी 2009 में और ब्रिक्स ये बना साउथ अफ्रीका के इंक्लूजन से 2010 में। जो इनिशियल 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के वो कौन कौन है? ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया। 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया क्या बने? आपके मेंबर बने। 2025 में इंडोनेशिया भी आपका मेंबर बन चुका है। तो ब्रिक्स +5 भी इसको कहा जाता है। ब्रिक्स 5 हो गए, BRICS, ठीक है, 5 मेंबर हो गए। उसके बाद ईरान छठा, यूनाइटेड अरब 7वां, इजिप्ट 8वां, इथोपिया 9वां और इंडोनेशिया 10वां। तो ब्रिक्स में इस समय टोटल कितने मेंबर्स हैं? आपके 10 मेंबर हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अभी तक अपनी ब्रिक्स मेंबरशिप को फॉर्मलाइज नहीं किया है, हालांकि वो एक मेंबर बनना चाहता है ब्रिक्स का। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब का सबसे ज्यादा जो बड़े तेल बायर्स हैं वो चाइना और इंडिया ही हैं, तो ऑब्वियसली सऊदी अरब भी ऐसे एरिया में अपने रिलेशनशिप्स बनाकर रखना चाहता है। अर्जेंटीना ने 2024 में ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, बट ऑब्वियसली अर्जेंटीना जो है वो नियर बाय है किसके? आपके यूएसए के। तो यूएसए के दबाव के कारण उन्होंने इसको ज्वाइन करने की नहीं सोची, उन्होंने मना कर दिया कि वी आर नॉट ज्वाइनिंग द ब्रिक्स। अगर हम ब्रिक्स की पावर की बात करें सो 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है इसमें आपकी आती है, जिसमें ब्रिक्स में पूरे वर्ल्ड का 41% ग्लोबल पॉपुलेशन आपका आता है, 24% ग्लोबल जीडीपी आता है और 16% ग्लोबल ट्रेड आता है पूरे के पूरे विश्व का। तो अगर हम इकोनॉमिक आउटरीच की बात करें या इकोनॉमिक माइट की बात करें तो ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इट्स एन इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड ग्लोबल पावर ब्लॉक। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी इकोनॉमीज और बड़ी जनसंख्या होने की वजह से इंडिया और चाइना जैसे जो आपके देश हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट मार्केट हो जाते हैं। चाइना का बाजार वैसे ही आपका बंद है। दूसरे नंबर पे आपका भारत है। ब्राजील भी एक बड़ा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के क्या है आपके चांसेस हैं, अच्छे रिटर्न मिलने के आपकी उम्मीदों में जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इन मार्केट्स में क्या करते हैं? आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ब्रिक्स जो है वो डीपन, ब्रॉडन और इंटेंसिफाई कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग अमंग द इंडिविजुअल कंट्रीज फॉर मोर सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट। यानी कि ब्रिक्स जो एक नेशन है वो सभी सदस्य देशों के संयुक्त विकास की बात आपका करता है। ब्रिक्स जो है हर एक देश के ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉवर्टी ऑब्जेक्टिव, इन सब को और आपसी जो आपका शक्ति है उसके निर्माण के लिए और कंपटीशन को हटाने की बात करता है। ब्रिक्स एन इमर्जिंग एज अ न्यू एंड promising political development entity with diverse objectives far beyond the original objectives of reforming global financial institution। तो ब्रिक्स का जो समय के साथ साथ इसके जो आपके कार्य हैं इसमें आपका बदलाव हुआ है। ब्रिक्स जो है एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंटिटी है जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, मेन एरिया तो कॉपरेशन क्या है? सबसे पहले है इकोनॉमिक कॉपरेशन। इकोनॉमिक कॉपरेशन के तहत जितने भी आपके ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बीच में अलग अलग समझौते किए जाते हैं, करार किए जाते हैं। ठीक है, ट्रीटीज आपकी की जाती हैं जो आपस में क्या करते हैं, आपके इकोनॉमिक कॉपरेशन को क्या करते हैं, आपका प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन में कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, इनोवेशन कॉपरेशन, कस्टम्स कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन ब्रिक्स, बिजनेस काउंसिल्स, कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर हम इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो ट्रेड के क्षेत्र में कॉपरेशन, इनोवेशन के क्षेत्र में कॉपरेशन, बिजनेस काउंसिल के कंडीशन में आपके कॉपरेशन, इसके साथ साथ जो संयुक्त पूंजी है, जॉइंट कैपिटल है, उसके भी कॉपरेशन के बारे में बात की जाती है। और साथ के साथ इसका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पे निकल कर आया। ये बैंक क्या है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही जितने भी आपके समझौते किए गए हैं ये ब्रिक्स देशों के बीच में आर्थिक जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाने की बात की जाती है। ठीक है, एग्रीमेंट हैव बीन कंक्लूडेड इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज के तहत भी ये किए जाते हैं। ब्रिक्स के तहत हम देखेंगे कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, फिल्म और यूथ के कंटेक्स्ट में भी क्या किए गए हैं, बहुत सारे समझौते किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि सच पीपल टू पीपल एक्सचेंज इंक्लूड यंग डिप्लोमेट फोरम्स, पार्लियामेंट्री फोरम, ट्रेड यूनियन फोरम, सिविल ब्रिक्स एज वेल एज मीडिया फोरम। ट्रेड कॉपरेशन, इनोवेशन कॉपरेशन, कस्टम कॉपरेशन, ठीक है ये हमने कर लिया, सॉरी। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। सभी के सभी ब्रिक्स देश जो हैं आपस में क्या क्या रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन देखना चाहते हैं। ब्रिक्स मेंबर जो हैं ये आपका एम करते हैं सिक्योरिटी कॉपरेशन इन अचीविंग पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन फॉर मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड। BRICS provides opportunity for sharing policy advice and exchange of best practices in terms of domestic and regional challenges, as well as advancing restructuring the global political architecture so that it is more balanced, resting on pillar of multilateralism। ठीक है, ब्रिक्स जो है मल्टीलेटरिज्म के पिलर पर आपका काम करता है, सभी सदस्य देशों के बीच में इकोनॉमिक हार्मनी और पीस की बात आपका करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ड्राइवर ऑफ साउथ अफ्रीका फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज इंक्लूडिंग द परसूट ऑफ अफ्रीकन एजेंडा एंड साउथ साउथ कॉपरेशन। तो मैंने आपसे कहा कि साउथ साउथ या ग्लोबल साउथ कॉपरेशन की भी आपकी बात की जाती है। जो साउथ अफ्रीका आपका देश है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अफ्रीकन प्लस साउथ साउथ कॉपरेशन का जो एजेंडा है वो यहीं से आपका आया है। ठीक है, कॉपरेशन जो है इनके मेंबर्स में कैसे अचीव किया जा सकता है? फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से किया जा सकता है। एंगेजमेंट थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, सिविल सोसाइटी और लोगों के मध्य आपस में क्या करना है, हमने एंगेजमेंट आपका करना है। इन्हीं एंगेजमेंट के तहत एक नए बैंक की स्थापना की गई ब्रिक्स के द्वारा, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स समिट जो हुआ था न्यू दिल्ली में 2012 में, उस समय ऐसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की आपकी घोषणा की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे पहले इसकी बात की गई 2012 में, और जो 6 ब्रिक्स समिट आपको हुआ था फोर्टालेजा में 2014 में, उसमें जितने भी आपके ब्रिक्स लीडर हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका बनाया गया था। बात कर लेते हैं फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के बारे में। इसमें कहा गया कि एनडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों के मध्य जो कॉपरेशन है उसको बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ये
कंट्रीब्यूट करेगा मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और ये एनडीबी जो है ये इंश्योर करेगा कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, उनके लिए सस्टेनेबल और बैलेंस ग्रोथ आपकी हो। एनडीबी का जो की एरिया है ऑपरेशन का वो है क्लीन एनर्जी, यानी कि एनडीबी जो है किस किस के लिए आपका फंड प्रोवाइड करेगा, सदस्य देशों को, है ना, क्योंकि एनडीबी खुद काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आपका लोन प्रोवाइड करेगा। ये एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, तो ये किसके लिए लोन देगा, क्लीन एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए क्या दिया जाएगा, इसके लिए हेल्प की जाएगी। एनडीबी फंक्शन ऑन consultative mechanism among the BRICS member with all member countries possessing equal right। इसके साथ साथ जो एनडीबी है वो किस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस पर भी क्या देगा, आपके सदस्य देशों को सलाह देगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें जो एनडीबी ने इंडिया में प्रोजेक्ट आपके शुरू किए गए हैं, ये ब्रिक्स करेंसी है, इसको न्यू ब्रिक्स करेंसी आपका कहा जा रहा है। इसका एक फोटो आपके लिए मैंने प्रेजेंट किया है। सो एनडीबी ने इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके किए हैं, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए एनडीबी ने लोन दिया है इंडिया को। तो आप देखो मुंबई मेट्रो रेल के लिए प्रोजेक्ट, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, मैनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोजेक्ट्स के लिए एनडीबी ने लोन दिया है। एनडीबी ने अभी तक 14 इंडियन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके लिए वो $4.2 बिलियन का जो लोन है वो इंडिया को दे रहा है। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया है $1 बिलियन लोन पैक्ट विद एनडीबी टू बूस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार ने 2020 में ये घोषणा की कि उसको एनडीबी से $1 बिलियन का लोन मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका रोजगार और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। अब वो कौन से चैलेंजेस हैं जो ब्रिक्स फेस कर रहा है ग्लोबल ऑर्डर पर। पहला जो आपका चैलेंज है वो ये है कि लैक ऑफ परमानेंट सीट एंड सेक्रेटेरिएट। ब्रिक्स का कोई भी परमानेंट सीट और डेडिकेटेड सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका ये मतलब है कि जैसे यूएन का एक सेक्रेटेरिएट है न्यूयॉर्क में, ऐसी कोई बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि साल में एक बार आपका मिलना होता है, उसमें कुछ जो भी आपकी तैयारियां की जाती हैं उनको सही आयाम आपका नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर कोई जगह नहीं होगी बैठने की तो रोड मैप बनना आसान नहीं होगा। उसके बाद है जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शंस। अब जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये देखें कि बहुत सारे ब्रिक्स के मेंबर ऐसे हैं जो ब्रिक्स के मेंबर होने के बावजूद भी यूएस अलायंस का पार्ट है। जैसे आपका यूएई मान लीजिए, इजिप्ट मान लीजिए, ठीक है, ये ईरान पर आपका एक अलग सोच आपका रखते हैं, जबकि ईरान काफी इंपॉर्टेंट एलाई माना जाता है किसका, रशिया का और आपका चाइना का। सो हम ये देखें कि जो ग्रुप में मेंबर्स भी हैं उनके बीच में क्या है, जियोपॉलिटिकल क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस है। ठीक है, इसके साथ साथ वीकनिंग ब्रिक्स इकोनॉमिक एंड अनटैप्ड पोटेंशियल, चाइनाज इकोनॉमिक स्लोडाउन जो था उसकी वजह से हम ये देखते हैं। इसके साथ साथ जो रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन में, अब रशिया भी क्या है, आपका पार्ट है किसका, ब्रिक्स का। और कहीं ना कहीं चाइना का स्लो डाउन, रशिया की वॉर की वजह से जो स्लो डाउन है वो ब्रिक्स की इंटरनेशनल और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। एडिशनल डिस्पाइट accounting for more than 18% of global trade, intra-BRICS trade remains low at just 2.2% 2022 में। हालांकि हम ये देखें कि पूरा का पूरा ब्रिक्स जो है उसके द्वारा जो विश्व में ट्रेड का परसेंटेज है वो 18% है, लेकिन इन ब्रिक्स के देशों के आपस में जो ट्रेड है वो केवल 2.2% है 2022 में, जो आपका रिकॉर्ड किया गया था। ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA failed to materialize due to lack of consensus highlights institutional inertia with the bloc। ठीक है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ब्रिक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही कम है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। ब्रिक्स प्लस जो आपकी कंट्रीज हैं वो सिर्फ 19% वोटिंग पावर रखती है IBRD में। IBRD किसका पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जहां पर हम देखते हैं कि जो G7 है उसका पार्ट कितना है, 40% है। ठीक है, जो G7 कंट्रीज है उसका पार्ट 40% है, जबकि ब्रिक्स का पार्ट केवल कितना है IBRD या वर्ल्ड बैंक में, सिर्फ 19% है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस है ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसी में वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास आपके सफिशिएंट फंड नहीं है जो वर्ल्ड बैंक, IMF और AIB, एशियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक की तरह क्या कर सके, आपका काम कर सके। जबकि हम ये देखते हैं कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी फाइनेंशियल माइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है स्लो डी डॉलराइजेशन।
डी डॉलराइजेशन जो शब्द है इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब है कि डॉलर पर जो निर्भरता है अभी देशों की उसको कम करना। आजकल अभी तक जितने भी आपके या वर्तमान में जितने भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड आपके होते हैं उसमें डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ करेंसी ऑफ एक्सचेंज। अगर ब्रिक्स देश, इसके साथ आप ये भी समझिए कि ब्रिक्स देश भी आपस में डॉलर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए। यहां पर डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि अपनी निर्भरता डॉलर पे कम करना, यानी कि डॉलर के अल्टरनेट किसी करेंसी में क्या करना, आपस में ट्रेड करना, इसको डी डॉलराइजेशन आपका कहा जाता है। While Iran, Russia and China trade in their own currencies, de-dollarization efforts remain inconsistent and a common BRICS plus currency appears unlikely after recent expansion। हम ये देखते हैं कि आपके भले ही ईरान, रशिया और चाइना जो है अपनी अपनी करेंसी में आपका ट्रेड करते हैं, यानी कि रशिया के साथ ट्रेड करना तो रूबल आपको चाहिए, चाइना के साथ करना है तो रेनमिनबी आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। हालांकि और जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट नहीं किया है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ब्रिक्स आपका एक्सपेंड हो गया है तो एक्सपेंशन के साथ एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर ब्रिक्स एक्सपेंड नहीं हुआ होता तो ये पॉसिबिलिटी थी कि सारे के सारे देश मिलकर एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी लेकर आ सकते थे। ये आपके सामने लिस्ट है। इस लिस्ट में हमने देखा है कि ब्रिक्स समिट अभी तक कहां आपके आयोजित किए गए हैं। 2009 में यह आयोजित किया गया था आपका यekaterinburg रशिया में, 11 में सनाया चाइना में, 13 में डरबन साउथ अफ्रीका में, 15 में ऊफा रशिया में, 17 में जियामिन चाइना में, 19 में ब्राजीलिया ब्राजील में, 21 में न्यू दिल्ली में, 22 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, 10 में ब्राजीलिया में, 12 में न्यू दिल्ली में, 14 में फोर्टालेजा में, 16 में गोवा में, 18 में जोहानिसबर्ग में, 20 में मॉस्को में, 22 में बीजिंग में और 24 में पीटर्सबर्ग रशिया में आपका हुआ था। 2025 में जो आपका 17th होना है, 17 ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो ब्राजील में आपका आयोजित किया गया 2025 का। तो 17 ब्रिक्स समिट जो है ये कहां आयोजित हुआ, आपका ब्राजील में आपका आयोजित किया गया। ब्रिक्स बैक्ड एक्सपेंशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू इंक्लूड मोर परमानेंट मेंबर फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका फॉर ग्रेटर ग्लोबल। तो एक जो आपका निर्णय लिया गया है वो क्या कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए ताकि उसमें ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का सही दर आपका समय निकल कर आ सके। साउथ रिप्रेजेंटेशन अर्ज IMF एंड वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स टू रिफ्लेक्ट इमर्जिंग मार्केटर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज रोल एंड सपोर्ट एज रूल बेस्ड आपका WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो आपके नियम कायदे कानून आपके बनाए गए हैं उसके तहत जो WTO है उसको अर्ज किया गया है कि वो जो ग्लोबल साउथ वाले आपके रीजन है उसमें भी सही पॉलिसीज को इंप्लीमेंट आपका करे। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक लीडर फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन किया गया है, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डिक्लेरेशन किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप की गई है जिसमें कार्बन एमिशन घटाई जा सके और कार्बन एमिशन जो प्राइसेस हैं उसको भी कम किया जा सके। इसके साथ पीस सिक्योरिटी की बात की गई है, ठीक है। इस सम्मेलन में अफ्रीकन सॉल्यूशन टू अफ्रीकन प्रॉब्लम कॉल्ड गाजा सीज फायर एंड 2 स्टेट सॉल्यूशन, गाजा सीज फायर की आपका आह्वान किया है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का आह्वान किया है। इसके साथ साथ ब्रिक्स के लीडर ने जो इंडिया में पहलगाम अटैक आपका हुआ था उसको भी आपका कंडेम आपका किया है और ये भी बात की कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, सारा का सारा टेररिज्म किस प्रकार का है, आपका बैड टेररिज्म ही है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की भी बात की, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस US डॉलर रिलायंस, जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉलर पे अपनी रिलायंस घटानी है, जिसके लिए क्या किया जाएगा, एक ऑल्टरनेट करेंसी का यूज किया जा सके और जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। इसके साथ साथ न्यू डेवलपमेंट का एक्सपेंशन भी आपका प्रपोज किया गया और मल्टीलेटरल गारंटीज भी आपका प्रपोज की। जिस तरह मीगा एक आपका संस्था है वर्ल्ड बैंक की, उस तरह जो NDB है उसकी भी एक संस्था ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी BMG को क्या क्या आपके लॉन्च करने की बात की गई है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी की बात की गई है, यानी कि जिसमें AI गवर्नेंस, डेटा इकोनॉमी गवर्नेंस, अंडरस्टैंडिंग एग्रीड टू फॉर्म अ ब्रिक्स स्पेस काउंसिल फॉर कोलैबोरेटिव स्पेस एक्सप्लोरेशन। ब्रिक्स स्पेस काउंसिल को भी स्टैब्लिश करने की बात की है ताकि सभी के सभी लोग स्पेस टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ सकें। हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट के संबंध में भी समझौते हुए हैं और जो CBAM है, ब्रिक्स नेशन ने कंडेम और रिजेक्ट किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म of European Union and similar restrictive trade measures saying they are undermine their transition to a cleaner economy। देखिए
जो भी ऐसे देश हैं जिनमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन यूनियन ने ऐसे देशों से आने वाले उत्पादों पर कर लगाया है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री में तो प्रोडक्शन करते नहीं है, तो वो अपना सारा का सारा प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हैं इंडिया और चाइना को। एक तो उनके कंट्री में इंडस्ट्री का ढांचा नहीं है, ढांचा है तो वो अपनी कंट्री में पोल्यूशन नहीं करना चाहते, वो अपनी साफ इमेज रखना चाहते हैं कि हम भाई सबसे कम पोल्यूशन करते हैं। लेकिन इसके बदले उनको भी सामान की आवश्यकता है, और ऐसे सामान की आपूर्ति कौन करता है? उनको भारत और चाइना करता है। अब सामान बनाने के लिए क्या होगा? कार्बन एमिशन होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो देश कार्बन एमिशन करते हैं या जो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी आपका लेते हैं, यानी कि क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, हम उन देश से आने वाले उत्पादों पे क्या लगाएंगे? कार्बन टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो जो आपके ब्रिक्स नेशन है इन्होंने कंडेम किया इस प्रकार के टैक्स को, और वो कहते हैं कि ये आपका हिपोक्रेटिक नेचर है कि जहां आपको उत्पाद भी चाहिए, साथ के साथ आने वाले उत्पादों पे आप क्या लगाते हो? कर लगाते हो। तो बच्चों ये था ब्रिक्स, और ब्रिक्स के साथ साथ जो 17th ब्रिक्स समिट आपका हुआ ब्राजील में, उसमें क्या क्या आपके समझौते आपके किए गए, क्या क्या आपके नई ट्रीटीज आपकी साइन की गई। सो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।